आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 1 बज चुके हैं और हम समाचार बुलेटिन के साथ हाजिर हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं 1 बजे के समाचार बुलेटिन की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलगाम में राहुल गांधी के राजघरानों पर विवादित बयान पर जमकर बरसे। कहा, राहुल गांधी भूल गए औरंगजेब के अत्याचार, वोट बैंक की राजनीति के तहत केवल भारत के राजघरानों का अपमान करने का लगाया आरोप। बेलगाम में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कर्नाटक सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब, आतंकी संगठनों पर नकेल न कसने का लगाया आरोप। हुबली की बेटी के साथ हुई घटना को बताया मानवता को शर्मसार करने वाला। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने दिया इस्तीफा। दिल्ली में आप के साथ कांग्रेस के गठबंधन से थे नाराज। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी मिलाया सुर में सुर। कहा, पार्टी को देना चाहिए था लवली सिंह की शिकायतों पर ध्यान। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर पहले से घिरी पश्चिम बंगाल सरकार। भाजपा महिला नेता को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर किया लहूलुहान। मामले को लेकर भाजपा हमलावर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शेख शाहजहां जैसे असामाजिक तत्वों को संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व के लिए बताया खतरा। कहा, चुनाव में जनता देगी ममता को जवाब। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई। अभिनेता साहिल खान गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ से मुंबई लेकर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। खेल की खबरों में आईपीएल में आज होंगे 2 मुकाबले। पहला मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा, तो वहीं दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की सनराइजर्स हैदराबाद से होगी भिड़ंत। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उड़ीसा, जहां राहुल गांधी कांग्रेस चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। 8,500 रुपए हर महीने खटाखट बैंक अकाउंट में जाएंगे। साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में, चाहे वो किसान का परिवार हो, मजदूर का परिवार हो, बेरोजगार युवा का परिवार हो, अगर वो गरीब है, बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए खटाखट डालेंगे। देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी दी, अमीर घर के बेटों को अप्रेंटिसशिप मिलती है, टेम्पररी जॉब मिलती है। अदानी का बेटा अदानी कंपनी में जाकर अप्रेंटिसशिप करता है, उसको सैलरी मिलती है, उसको ट्रेनिंग मिलती है, मगर हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को यह मौका नहीं मिलता। वो भटकते रहते हैं उड़ीसा की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर, मुंबई की सड़कों पर। इसीलिए हम एक योजना ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की। पहली नौकरी पक्की मैं आपको समझा देता हूं। मैडम, आप बड़ी खुश हैं, आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया आने जा रहा है, इसलिए मुस्कुरा रही हैं। हाँ, अब यहां पे बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं। नवीन जी ने, मोदी जी ने आपको पान दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस पार्टी क्या देने जा रही है। हम आपको सारे के सारे बेरोजगार युवाओं को, जिनके पास यूनिवर्सिटी कॉलेज डिग्री है, डिप्लोमा है, आपको हम 1 साल की पहली नौकरी की गारंटी, मतलब अधिकार देने जा रहे हैं। आपने पिछले 10 साल बहुत सारे लोगों से हाथ जोड़ के रोजगार मांगा ना,
सड़कों पे मांगा ना। हमारी सरकार आएगी, अगर आपने यही सरकार से किया, अगर हिंदुस्तान का कोई भी युवा सरकार से नौकरी मांगेगा तो सरकार गारंटी करके उसे 1 साल की नौकरी देने जा रही है। तो आप देख रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी केंद्रपाड़ा उड़ीसा में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां वो लोक लुभावन योजनाओं के साथ वोटों की अपील कर रहे थे। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी रैली, जो वो पश्चिम बंगाल में संबोधित कर रहे हैं। मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं। 10 साल पहले इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना। 10 साल पहले इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन कोरिया। 10 साल पहले इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन ताइवान। 10 साल पहले इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन जापान। आज आप सबके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। ये मोदी जी के नेतृत्व में बदलता भारत है। सड़कों का जाल बिछ रहा है। 55,000 किलोमीटर की सड़क बनी है, 55,000 किलोमीटर की, और लगभग 51,866 हमारे रेलवे लाइन नई बिछी है। और इसी के साथ साथ विकास के काम को नया आयाम दिया गया है। मैं यहां, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, सब लोग बैठे हैं। बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इनको किसी ने भी अगर ताकत दी और मजबूती प्रदान की है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको मजबूती प्रदान की है। आज गांव में पक्की सड़क पहुंच रही है, पक्की सड़क। 2 लाख से ज्यादा पंचायतों को पक्की सड़क पहुंचा दी गई है। 1.5 लाख से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बना दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं गांव को, पंचायतों को। इसलिए गांवों के विकास के लिए काम चल रहा है। एक समय में पंचायत के विकास के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए आता था, और आज पंचायत के विकास के लिए मोदी जी 5 करोड़ रुपए प्रति साल भेज रहे हैं, 5 करोड़ रुपए भेज रहे हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल, 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी, और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ लोगों को मोदी जी हर महीने 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल भेज रहे हैं, ताकि कोई भी भूखा न रहे, कोई भी भूखा न रहे। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, ये टीएमसी के लोग, इनको क्या बोलते हैं? चौल चोर, चौल चोर, चाल चोर, चाल चोर। ये मोदी जी के द्वारा भेजा हुआ चाल भी आपका खा जाते हैं, चोरी करते हैं। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या ऐसे लोगों को? इनको घर बैठाओगे ना मित्रों? तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से तीसरे चरण के चुनाव के लिए अब चुनाव प्रचार चरम पर है, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, साथ ही चुनावी हुंकार भर रहे थे। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि किस तरीके से मोदी सरकार के दौरान चौतरफा विकास हुआ है, और अगर बात पश्चिम बंगाल की जाए तो यहाँ सड़कों का विकास हुआ है और चौतरफा विकास हो रहा है। और उन्होंने साथ ही साथ वोटों की अपील भी करी। आइए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेलगाम यात्रा की, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजघराने के ताज़ा बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई को तुष्टीकरण के नजरिए से देखती है। कांग्रेस के शहजादे उसी तरह से देखते हैं। भारत के राजा अत्याचारी थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति चेन्नप्पा का अपमान किया है। कांग्रेस ने हमारे इतिहास को, हमारी आजादी की लड़ाई को भी वोट बैंक के नजरिए से
तुष्टीकरण के नजरिए से ही लिखवाया है और आज भी ये कांग्रेस के शहजादे उसी पाप को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी को नवाबों के अत्याचार नहीं याद आते हैं। लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई कल्पना कर सकता है क्या बनारस के राजा के बिना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संभव हो सकती थी? क्या महारानी अहल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराकर हमारे आस्था स्थलों की रक्षा की या नहीं की? मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव गायकवाड़ी स्टेट में पड़ता है। ये बड़ौदा महाराजा थे जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना था, उनको बड़ौदा बुलाया, उनकी शक्ति को पहचाना और बाबा साहब आंबेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम गायकवाड़ महाराजा ने किया था। ये कांग्रेस के शाहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस देश हित से दूर हो चुकी है और उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती हैं। भारत जब आगे बढ़ता है, भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है, लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे
देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। बेलगांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने नेहा हत्याकांड और बेंगलुरु में हुए बम धमाके को लेकर कांग्रेस की राज्य सरकार पर खराब लॉ एंड ऑर्डर के आरोप भी लगाए। हुबली में हमारी एक बेटी के साथ जो कॉलेज कैंपस में हुआ, उसने तो पूरे देश में भूचाल ला दिया है। उस बेटी का परिवार एक्शन की मांग करता रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण का दबाव उसी को प्राथमिकता देती है। उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कीमत नहीं है, उनको तो अपने वोट बैंक की चिंता है। बेंगलुरु के कैफे में बम धमाका हुआ, तब भी कांग्रेस ने शुरुआत में इसे लेकर गंभीरता ही नहीं, यहां तक कह दिया ये तो गैस का सिलेंडर फटा था। देश की जनता के आंख में क्यों धूल झोंक रहे हो कांग्रेस के लोग? अगर तुमसे नहीं बनता है तो छोड़कर के घर चले जाओ। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस को घेरते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की सारे हदें पार कर चुकी है। कांग्रेस की भारत के सर्वसमावेशी समाज में फूट डालो और राज करो की नीति जनता जनार्दन भली भांति समझ चुकी है। पहले तो हमारी संपत्ति का एक्सरे कर इसे घुसपैठियों में बांटने की बात कही, तो आज महान राजपूत राजाओं की निंदा कर राजपूत समाज का अपमान भी किया है। देश कांग्रेस की विभाजनकारी विचारधारा को पूरी तरह नकार चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की एकता और समृद्धता के मार्ग पर निरंतर अग्रसर है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के दुष्प्रचार की आलोचना भी की है। अमित शाह ने राहुल के दावों को निराधार बताया है। अमित शाह ने कहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी का हक खुद कांग्रेस ने मारा है। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मेरे एक वोट से मेरे जैसी करोड़ों गृहिणियां बनी लखपति दीदी। अब मेरे ही वोट से 3 करोड़ और महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर पश्चिम बंगाल से है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर पहले से घिरी पश्चिम बंगाल सरकार और विवादों में आ गई है। ताजा मामला दक्षिणी कोलकाता से है, जहां एक महिला नेता पर हमले हुआ है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि उसकी कस्बा मंडल अध्यक्ष सरस्वती सरकार पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है। इस हमले में वो बुरी तरह से घायल हुई है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा फिर उठाते हुए कहा है कि इन हरकतों का बंगाल की जनता जवाब देगी।
अगली खबर है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जुड़ी हुई, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को संदेश खाली मामले में फिर घेरते हुए शेख शाहजहां जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व के लिए खतरा है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि चुनाव में जनता ममता बनर्जी को करारा जवाब देने वाली है और भाजपा पश्चिम बंगाल में 35 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। ममता बनर्जी की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के शाहजहां शेख जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व पर खतरा बने हुए हैं। उनके साथ जिस तरीके का सलूक हो रहा है, यह सच में बहुत ही संवेदनशील भी है और कष्टदायी भी है, दर्दनाक भी है। संदेश खाली में महिलाओं की इज्जत, आबरू और उनकी ज़मीनें बचाने के लिए वहाँ गई जांच एजेंसियां के अधिकारियों पर घातक हमला किया जा रहा है। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया है। जहां रविंद्र संगीत गूंजना चाहिए था, वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। मैं समाचार देखता हूं, संदेश खाली की तलाशी के दौरान सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर, पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रिवॉल्वर, एक विदेशी पिस्तौल, बंदूकें, कई गोलियां और कारतूस बरामद किए गए हैं। संदेश खाली में जनता की रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को भी उतरना पड़ा है। इसी से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार किस तरह से अराजकता फैला रही है। क्या ममता जी जनता को डराकर, धमकाकर उनकी जान लेकर चुनाव जीतेंगी? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंदो जैसे मनीषियों ने इस बंगाल की कभी कल्पना की थी? ममता दीदी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करके चुनाव जीतेंगी, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। जनता आपको इसका करारा जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में भाजपा 35 से अधिक सीटों पर जीतेगी। संदेश खाली ममता की निर्ममता और बर्बरता का संदेश चीख चीख करके दे रही है। आज जब मैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर हूं, बंगाल के सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं और जनता से आह्वान करता हूं कि आप सभी संदेश खाली की पर ममता बनर्जी को जवाब मांगें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश खाली की पीड़िता को पार्टी द्वारा टिकट देकर भाजपा महिला सशक्तिकरण के संदेश को मजबूती दी है और साथ ही ममता बनर्जी को यह जवाब दिया है कि ये महिलाएं अकेली नहीं हैं। इनके साथ सारा देश खड़ा है, सारा समाज खड़ा है और इन्हें न्याय मिल के रहेगा और पश्चिम बंगाल की जनता जरूर जवाब देगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह एटा उत्तर प्रदेश से चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए वहां का रुख करते हैं। भाई और बहनों, एटा वालों, आप मेरी बात याद रखना। 2 खेमे हैं। एक खेमा राम भक्तों पर गोली चलाने वाला का है और दूसरा खेमा राम मंदिर बनाने वालों का है। मुझे बताओ एटा वालों, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे क्या आवाज है भाई। बाबूजी ने राम मंदिर के लिए अपनी कुर्सी छोड़ी, आप ऐसी आवाज करोगे? बताओ, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा और अखिलेश यादव की पार्टियों ने 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को भटका कर रखा, लटका कर रखा, अटका कर रखा। यूपी वालों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त को 2020 को भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश को, अखिलेश जी, आपको
प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था? ये राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आपको मिला था या नहीं मिला था? सोनिया जी को भी मिला, खड़गे जी को भी मिला, अखिलेश जी को भी मिला, डिंपल यादव को भी मिला, मगर कोई वहां नहीं गया। भाई और बहनों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए हैं उनको मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, कार सेवकों पर गोली चलाई। भाई और बहनों, एटा की जनता ने तय करना है कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट देना है। यह निर्णय एटा की जनता को करना है। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं तब बाबूजी को मन से याद करना चाहता हूं। तो तीसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं जनता को लोक लुभावन वादों के साथ। और इस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह एटा उत्तर प्रदेश में चुनावी हुंकार भर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा ने राम मंदिर के मुद्दे को 70 साल तक लटका कर रखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई और राम मंदिर जो है अब भव्य और दिव्य दिख रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।